आपल्या सगळ्यांच्या मनातली जी इच्छा आहे, या अहमदनगरचं नाव अहिल्यादेवी होळकर। दोस्तों, महाराष्ट्र में कुछ जगहों के नाम चेंज करे जा रहे हैं, उन्हें रीनेम किया जा रहा है बेस्ड अपॉन द हिस्ट्री ऑफ दोज प्लेसेस। और इसमें 3 नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक नाम है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को अब बदलकर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को चेंज किया गया नाम और फिर किया गया छत्रपति संभाजी नगर। सिमिलरली जो उस्मानाबाद है, उस्मानाबाद का नाम बदल के किया गया है धाराशिव। एंड जो अहमदनगर है, अहमदनगर का नाम चेंज करके किया जा रहा है अहिल्या नगर। एंड ये वक्त है, ये मौका है अहिल्या बाई होलकर जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करने का। राइट, पहले मैं थोड़ा अहमदनगर का आपको बैकग्राउंड बता दूं। तो एक वक्त था दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत ने इंडिया में रूल किया है स्टार्टिंग फ्रॉम 1206 टू 1526। अब इसी में 1340 के आसपास राज्य कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक। नाउ मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में, क्योंकि राज्य एफिशिएंट नहीं है, लोग परेशान हैं, ये कहानी आपने तुगलकी मिजाज की सुनी होंगी, तो इस वजह से 2 राज्य इसमें से टूट के अलग हो जाएंगे। एक राज्य है आपका बहमानी किंगडम और दूसरा है विजयनगर। बहमानी किंगडम इसकी स्थापना हो रही है बाय अलाउद्दीन हसन गंगू, बहमान शाह भी कहते हैं गंगू। और विजयनगर की कहानी हरिहर और बुक्का से शुरू होती है। नाउ यहीं से ये जो राज्य है ऑलमोस्ट 125 साल के बाद 1486 में इसमें से एक राज्य अलग हो जाएगा, विच इज अहमदनगर। और ये अलग होते होते आप मान के चलिए कि हाँ 1490s हो जाएगी, एक बैटल भी होगी इसमें। और अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद निजाम शाह, अहमदनगर की स्थापना कर रहे हैं मलिक अहमद निजाम शाह। और इस तरीके से अहमदनगर, और क्या है, जाना जाता है कि मलिक अहमद निजाम शाह खुद भी काफी बेनेवोलेंट रूलर हैं, दयालु रूलर हैं। उनको लोकल सपोर्ट अच्छा मिलेगा। जो लोकल मुस्लिम नोबल्स हैं, जो फॉरेन नोबल्स हैं, जो वहां के ब्राह्मण्स हैं, इनफैक्ट मराठास भी, वो सारे लोग जो है उनको अच्छा सपोर्ट करेंगे। और इस तरीके से अहमदनगर की स्थापना होगी। तो ये कहानी शुरू हुई 1490s के आसपास। नाउ यहीं पे जन्म होगा 1725 में अहिल्याबाई जी का, अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई जी को द फिलोसफर क्वीन भी कहा गया है बाय वन ऑफ द ब्रिटिश हिस्टोरियन जॉन केई। वो कंपेयर करते हैं उनको राजा भोज से। राइट, और यहां हम समझेंगे कि अहिल्याबाई जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, इकोनॉमी में है, सोसाइटी में है, तो मल्टी डायमेंशनल हमें उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो आइए समझते हैं अहिल्याबाई जी के जीवन के बारे में। तो ये कहानी शुरू होती है 1725 में। अहमदनगर में एक छोटा सा गांव है चौंदी में उनका जन्म हुआ है। और उनके जो पिताजी हैं वो उस गांव के पाटिल हैं, उस गांव के हेड हैं। वो देखते हैं कि उनकी बेटी में काफी क्यूरियोसिटी है, काफी पढ़ने की इच्छा है, और वो खुद अपनी जो है बच्ची को पढ़ाते हैं। तो गांव में अहिल्याबाई जी काफी पॉपुलर है, काफी फेमस है। और ऐसे ही समय में एक बार आते हैं उनके गांव में मल्हार राव होलकर मराठा चीफ है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समझते हैं मराठास इस समय क्या कर रहे हैं। मराठास का फ्लैशबैक उनके राज्य को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ उसी दौर में है बाजीराव मस्तानी, शायद आपने देखी होगी। तो बाजीराव जो है, बाजीराव का समय है 1720 से 1740। नाउ इस समय में बाजीराव, अगर आप समझिए तो बाजीराव एक पेशवा है और इनके ऊपर बैठे हैं छत्रपति शिवाजी, यानी जो राजा हैं वो छत्रपति शिवाजी हैं। बट उनके नीचे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मेन लीडर हैं, वो है पेशवा। इस समय पेशवाशिप जो है वो है बाजीराव। ना बाजीराव फ्रॉम 1720 टू 1740 विल वर्क अपॉन एक्सपेंशन। और जो मराठा किंगडम महाराष्ट्र तक सीमित थी, अब वो एक्सपैंड होने लगेगी इनटू सेंट्रल इंडिया, और बहुत सारा राज्य मराठास के हाथ में आ जाएगा। अब ऐसे समय में बाजीराव ये रियलाइज करते हैं कि भाई क्या छत्रपति साहू जी इस राज्य को लीड कर रहे हैं? नहीं। तो इसकी लीडरशिप कैसे होगी, इस पूरे राज्य को कैसे संभाला जाएगा? और यहां पे वो डेवलप करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फेडरेसी, कि नहीं, इट इज नॉट लाइक कि खाली छत्रपति शिवाजी रूल कर रहे हैं। इन सारे एरियाज को बांट दिया जाएगा छोटे छोटे पार्ट्स में। जैसे कि जो मेन पुणे वाला एरिया है वो पेशवास कहेंगे कि हम डायरेक्टली हैंडल करेंगे, हमारा ऑटोनॉमस रीजन होगा। सिमिलरली बाकी एरियाज, बाकी जो मराठा सरदार हैं उनमें बांट दिए जाएंगे। अब ऐसे में एक कॉन्फेडरेसी क्रिएट हो रही है, जिसमें आप देखेंगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में जो है तंजौर स्टेट में भोसले रूल करेंगे, घोरपड़े मुधोल स्टेट में, और इंदौर में आप देखिए तो इंदौर में राज्य होगा होलकर्स का।
राइट। तो इंदौर का जो राज्य है वो टेक्निकली होलकर्स के पास है, वो जो एरिया है वो होलकर्स के पास है, जिसे 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 हम पुराने टर्म्स में अगर कहें तो ये राज्य है मालवा का, मालवा। तो उसके बारे में एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं अबाउट द टाइमलाइन ऑफ पेशवास। तो अभी हम बात कर रहे हैं बाजीराव की। बाजीराव के बाद जो अगले पेशवा हैं वो उनके बेटे हैं बालाजी बाजीराव, और एक दूसरे बेटे जो कहानी में हमारी मॉडर्न इंडिया में भी काफी इंपॉर्टेंट है वो है रघुनाथ राव। ये पेशवा बनेंगे बट बहुत लेट, 1770s में पेशवा बन रहे हैं, वो भी 1 साल के लिए, और ये भी काफी कंट्रोवर्शियल कहानी। तो रघुनाथ राव, तो खैर हम आएंगे रघुनाथ राव पे आएंगे, बट अगर आप यहां समझिए तो बालाजी बाजीराव, और बालाजी बाजीराव के बाद जो रेन संभाल रहे हैं वो है माधव राव। राइट। तो 1760 में ध्यान रखिएगा कि ये माधव राव की पेशवा, राइट। तो माधव राव की पेशवाशिप है, ये ध्यान रखिएगा। और बाजीराव जी के एक और बेटे हैं रघुनाथ राव, जो अभी पेशवा नहीं है इस दौर में। है, वापस आते अपनी कहानी पे। तो बाजीराव की ही कॉन्फेडरेसी में जो होलकर्स हैं तो वो आर बीइंग लेड बाय मल्हार राव होलकर। तो खैर मालवा के राज्य को मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि मालवा अगर आप इंडिया के मैप में देखिए तो ये जो स्पॉट है दिस इज मालवा, और मालवा में देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट सेंटर्स जैसे कि उज्जैन, जैसे कि मांडू, जैसे कि इंदौर, एंड आज हम एक और राज्य की बात करेंगे, एक और सेंटर की बात करेंगे विच इज महेश्वर, नर्मदा नदी के किनारे महेश्वर। तो यहां पे इंडिया के बीचों बीच आपको मालवा का राज्य दिख रहा है। मैं थोड़ा सा और अगर उसे हाईलाइट करूं तो दिस इज मालवा। एक और मैप देखते हैं जो है मालवा, जिसमें आपको इंदौर कम से कम नजर आएगा, इंदौर, राइट। एंड यहां पे अगर आप देखिए तो मालवा में आपको उज्जैन नजर आएगा, प्लस मांडू का जो है पार्ट है मांडू, ये आपको यहां पे नजर आएगा। तो फिलहाल तो कहानी पे आते हैं मल्हार राव होलकर जी की। तो मल्हार राव होलकर बाजीराव के कमांडर थे। बाजीराव के साथ उन्होंने भी बहुत सारी बैटल्स में उनके साथ लड़ाई करी है, और बैटल ऑफ पानीपत के लिए भी वो खासा फेमस है, राइट। तो मल्हार राव होलकर, अब ऐसे दौर में मल्हार राव होलकर एक बार पुणे जा रहे थे, और वो चौंदी जो गांव था, अहिल्याबाई जी का जो गांव है, वहां पे रात को रुक जाते हैं। जब वो रात को वहां पे रुकते हैं तो वो नोटिस करते हैं अहिल्याबाई जी को, राइट। अहिल्याबाई जी को नोटिस करने के बाद जो है वो देखते हैं कि वो जो है एक आरती गा रही हैं मंदिर में, और वो काफी इंप्रेस हो जाते हैं। पूछते हैं कि भाई कौन है, उनके बारे में पता करते हैं, एंड देन जो उनके पिताजी हैं, जो हेड हैं, उनसे जाके बात करते हैं, प्रपोज करते हैं कि भाई मैं इनको अपनी बहू बनाना चाहता हूं, क्या आप इसके लिए राजी हैं। ऑफ कोर्स मल्हार राव होलकर को कौन नहीं जानता था, राइट। ही वॉज वेरी वेरी फेमस, और जो पिताजी हैं अहिल्याबाई जी के, वो तुरंत ही हाँ कर देते हैं, और ये शादी हो जाती है। तो इस तरीके से मल्हार राव होलकर की बहू बनती है। मल्हार राव होलकर के बेटे हैं खांडे राव। खांडे राव जी के साथ उनका विवाह होता है। खांडे राव, 2 बच्चे होते हैं, 1745 में मालेराव और 1748 में मुक्ताबाई। नाउ यहां पे ये 20 साल, लगभग 20 साल, 18-20 साल जो है एक फैमिली अच्छा ग्रो कर रही है। यहाँ पे जो उनकी मदर इन लॉ हैं, जो मल्हार राव होलकर स्वयं हैं, वो अहिल्याबाई जी को काफी चीजों में ट्रेन भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री में, काफी ट्रेनिंग, काफी चीजें यहाँ पे वो अहिल्याबाई अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से सीखती हैं, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली एक लड़ाई होती है कुम्हेर की, 1754। अब ये 1754 की लड़ाई, कुम्हेर की जो लड़ाई है, तो कुम्हेर पड़ता है राजस्थान बॉर्डर पे। तो कुम्हेर की इस लड़ाई, तो कुम्हेर का राज्य है सूरजमल जाट जी के पास, भरतपुर के सूरजमल जाट जी, इनके पास ये राज्य है। और इस लड़ाई में मराठा वर्सेस सूरजमल जाट, राइट, इस सीज में एक एक्सीडेंट में खांडे राव जी की डेथ हो जाती है। तो नाउ दिस इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर अहिल्याबाई होलकर जी। उनके हस्बैंड की यहाँ पे डेथ हो गई है, दिस इज 1754, एंड उनकी डेथ के बाद शी डिसाइड्स कि वो सती कमिट कर लेंगी, राइट। वो अपने हस्बैंड के साथ सती हो जाएंगी। अब जब उनके फादर इन लॉ ये बात सुनते हैं तो उनको बहुत और धक्का लगता है। वो कहते हैं कि बेटी जो है मेरा एक बेटा ऑलरेडी जा चुका है, तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं सोचता था कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरे साथ रहेगा, पर वो नहीं रहा, और आप भी जा रहे हो, तो इससे अच्छा कि मैं ही चला जाता हूँ। तो जब वो इस तरीके से परसुएट करते हैं अपनी बहू को, जो है अहिल्याबाई जी को भी एहसास होता है कि नहीं, मेरे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट, मेरे बच्चे भी हैं, प्लस ये राज्य भी है, तो आई शुड स्टे। और यहां पर एक और बात हमें नोटिस करने को मिलेगी कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ फैमिली इमोशन ओनली, राइट। फैमिली इमोशन इज यस डेफिनेटली, जो है उनको एज अ डॉटर इन लॉ जो है बहुत भरोसा है, बहुत प्यार है अपनी बहू से। बट एक और बात समझिए कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और एज अ मिलिट्री लीडर भी मल्हार राव को अपनी बहू पे बहुत भरोसा है,
राइट तो एक चिट्ठी है, एक ग्वालियर के साथ लड़ाई है, और वो जो है दुर्रानी जी की लड़ाई में, जो दुर्रानी अहमद शाह अब्दाली की लड़ाई में बिजी है, एंड वहां पे वो चिट्ठी लिखते हैं अपनी बहू को कि भाई ग्वालियर की एक लड़ाई है, आप ऐसा करिए आर्मी दीजिए और ग्वालियर पे चढ़ाई कर दीजिए। राइट और 1765 में जो ग्वालियर की लड़ाई है, गोहाड़ फोर्ट कैप्चर करा है अहिल्या बाई जी ने। तो ये कहीं ना कहीं उनकी मिलिट्री पोटेंशियल को भी दर्शाता है, और खाली मिलिट्री पोटेंशियल है नहीं, लोगों को भरोसा भी है। और स्पेशली यहां से आप समझिए उनकी आर्मी को भी उन पर बहुत भरोसा है, क्योंकि उन्होंने लाइव देखा हुआ है, उन्होंने समझा हुआ है कि अहिल्या बाई जी की लीडरशिप क्या है। अगेन ये ट्रेजेडी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, और इसके बाद 1766 में मल्हार राव जी की भी डेथ हो जाती है। अब यहां से एज ए रिजेंट, एज ए वकील अपने बेटे के लिए अहिल्या बाई जी राज्य शुरू करती है। तो राजा है बेटा, पूरा जो मालवा का राज्य है बेटे के पास है, और बेटा छोटा है, बेटा सक्षम नहीं है, इसलिए इस राज्य को संभाल रही है अहिल्या बाई। बट ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता, और विद इन 1 ईयर उनके बेटे माल्य राव जी की भी डेथ हो जाती है। वो काफी बीमार थे, राइट, वो बीमार ही रहते थे, और फिर उनके बेटे की भी डेथ हो गई। और अब यहां से अहिल्या बाई होलकर डिसाइड करती हैं कि इस पूरे रेन को मैं संभालूंगी, राइट, इस पूरे दायित्व को, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं टेकअप करूंगी। और इसके लिए वो चिट्ठी लिखती है पेशवा माधवराव जी को। तो पेशवा माधवराव जी को चिट्ठी लिखती है कि मैं कंप्लीट ओनरशिप लेना चाहती हूँ, मैं कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ। माधवराव होलकर इस बात को समझते हैं, राइट, इस बात का उनको भी एहसास है कि पोटेंशियल ऑफ अहिल्या बाई जी क्या है, राइट, और इस बात को रिकॉग्नाइज करके वो इस बात को एग्री करते हैं। प्लस यहाँ पे एक और नाम आता है तुकोजी राव। तुकोजी राव मल्हार राव के अडॉप्टेड सन। नाउ यहाँ पे ये भी हो सकता था कि बिकॉज ये भी बेटे हैं तो ये कहते हैं कि भाई मैं राजा बनूंगा, मैं मालवा की जागीर संभालूंगा, ऐसा कहा जा सकता था। बट अगेन हमें समझ में आता है कि तुकोजी राव भी अहिल्या बाई जी को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ शी शुड बी द क्वीन, राइट, और वो उनके कमांडर बनने को रेडी हैं, पूरी आर्मी सपोर्ट देने को रेडी है। तो तुकोजी राव एक्चुअली यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बनेंगे अहिल्या बाई होलकर जी का। अब ये कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है, राइट, कि एज अ लीडर शी डोंट ओनली हैव पोटेंशियल बट शी कैन पोर्ट्रे पोटेंशियल, और उनकी अच्छी खासी फॉलोअरशिप है, एंड स्पेशली आर्मी में। अब ऐसा नहीं है कि हाँ ये बहुत ही आसान था, सारे लोग उनके साथ थे, राइट, डेफिनेटली कुछ मंत्री ऐसे थे, कुछ राज्य के लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि एक महिला राजा ना बने, राइट, या महिला क्वीन ना बने, राइट, और उसमें भड़काया जाता है बाजीराव जी के जो दूसरे बेटे हैं रघुनाथ राव, इनको इंस्टिगेट किया जाता है कि नहीं राज्य कमजोर है, आप अटैक कर लीजिए, आप क्यों नहीं कब्जे में ले लेते हैं। एंड रघुनाथ राव अपनी आर्मी लेकर पहुंचते हैं मालवा। अब जब ये बात अहिल्या बाई जी को पता चलती है तो अगेन एज अ डिप्लोमैट वो अपनी आर्मी तो रेडी करती हैं, और इनफैक्ट इसमें महिलाओं की भी आर्मी है, राइट, ऐसा नहीं कि खाली जो आर्मी उनके पास है वो तुको जी के साथ वो अपनी आर्मी रेडी करती हैं, राइट, अपनी महिलाओं की आर्मी रेडी करती हैं, प्लस जो भी नियर बाय और मराठा सरदार थे, राइट, जैसे नागपुर के भोसले हो गए, राइट, स्वयं पेशवा हो गए, पेशवा से भी रिक्वेस्ट किया कि नहीं यू नीड टू एक्नॉलेज दिस, यू नीड टू सपोर्ट अस, राइट। तो भोसले ऑफ नागपुर, देन पेशवा माधवराव, ये सब उनको जो है सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पर वो एक चिट्ठी भी लिखती हैं, इस लड़ाई से पहले रघुनाथ राव को चिट्ठी लिखती हैं कि भाई देखिए आप एक अबला के ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, राइट। तो सोचिएगा इतिहास इसे कैसे देखेगा, और सोचिए अगर जो है मैं हार गई तो इतिहास कुछ नहीं कहेगा कि हाँ भाई एक अबला नारी थी, मौके का फायदा उठाया गया और उसको हरा दिया गया, इतिहास कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप हार गए तो फिर ये जो धब्बा लगेगा, जो दाग लगेगा आपके ऊपर, ये आप कभी धो नहीं पाएंगे। एंड ये जो सारी बातें हैं और प्लस ये जो प्रिपरेशंस हैं, रघुनाथ राव को भी एहसास हो गया कि नहीं ही इज नॉट हैविंग एनी चांस, एंड वो बैकफुट पर चले गए। इनफैक्ट उन्होंने जवाब दिया कि अरे मैं तो खाली जो है सांत्वना देने आ रहा था, आपके बेटे की डेथ हुई है, राइट, तो मैं खाली आपको मिलने आ रहा था। तो यहाँ पे अहिल्या बाई जी ने कहा तो सेना लेकर क्यों आ रहे थे, राइट, है ना, बिल्कुल स्वागत है आपका, अकेले आइए, बिल्कुल स्वागत करेंगे आपका। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि भाई इट इज लाइक डिप्लोमेटिकली आल्सो शी हैज आउटस्मार्टेड रघुनाथ राव, एंड उनका जो ओवरऑल नॉट ओनली कि हाँ मिलिट्री पोटेंशियल है, बट शी आल्सो अंडरस्टैंड्स वॉर, राइट, शी आल्सो अंडरस्टैंड्स बैटल, कि हाँ भाई किस तरीके से जो है ऐसी चीजों में प्रोसीड करना चाहिए। तो बात करते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की। भाई उनके एडमिनिस्ट्रेशन बहुत फेमस है ना, गोल्डन ईयर्स कहा जाता है इनको, कि हाँ मालवा को, नॉट ओनली मालवा, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है पैन इंडिया दिखाई दे, राइट। तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को थोड़ा सा पिन पॉइंट करें अगर हम, तो यहाँ पे बाय द वे हमको जवाहरलाल नेहरू जी का एक ऑब्जर्वेशन मिलता है, उनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं, The reign of Ahilya Bai of Indore in central India lasted for 30 years. This has become almost legendary as a period during which perfect order and good government prevailed and people prospered. She was a very able ruler and organizer, highly respected during her lifetime and considered as a saint by a grateful people after her death.
राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन उनके रूल के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी का है। और भी ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर इशू। तो क्या था कि उस समय जंगलों में, मालवा के रीजन में काफी डाकू हुआ करते थे, प्लस पिंडारीज भी जाने जाते हैं लूटपाट के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने उनको साइडलाइन किया, उनको हैंडल किया। दूसरा जो भील और गोंड ट्राइब थी ऑन द सदर्न साइड, राइट, भील और गोंड ट्राइब भी जो है थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर इशू हो रहे थे, एंड यहां पर अहिल्याबाई जी उनसे मिली, उनको पैसिफाई किया, एंड दे आल्सो बिकेम पार्ट ऑफ द किंगडम, राइट। दे वर आल्सो हायर्ड, उनको बहुत अच्छी पोजीशंस भी दी गई, राइट। उस एरिया का जो कमांड था, उस एरिया का जो लॉ एंड ऑर्डर था, वो उन्हीं को दे दिया गया कि आपका एरिया है, आप यहां पे रहते हैं, आप ही हैंडल करिए। तो दिस इज हाउ भील एंड गोंड्स आर मैनेज। इट इज नॉट लाइक कि हाँ एक आयरन हैंड यूज किया है कि हाँ भाई कोई भी लॉ एंड ऑर्डर इशू होगा तो हम उन्हें उनके खिलाफ ही जो है लड़ाई करेंगे, नहीं। शी अंडरस्टैंड कि हाँ भाई कौन किसका क्या इकोसिस्टम है या क्या इन्वायरमेंट है, किस तरीके से मुझे क्या टैकल करना चाहिए, ये भी चीजें हमें यहाँ पे समझ में आती हैं। प्लस एज अ ग्रेट रूलर शी हैज पैटर्नाइज्ड कल्चर। तो आप देखेंगे कि उनके कोर्ट में स्कॉलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में भी मैं कह रहा था, देन सोसाइटी में भी देखने को मिलेगा हमें। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, इंदौर को पूरे ट्रांसफॉर्म किया है उन्होंने, इंदौर को ग्रो किया है, और आज जो हम इंदौर देखते हैं वो कहीं ना कहीं उसके पीछे उन्हीं का हाथ है। नॉट ओनली इंदौर बट ऑल्सो महेश्वर, राइट। उनके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे उन्होंने सड़कें बनाई कि हाँ भाई ट्रेड इंपॉर्टेंट है तो सड़कें होनी चाहिए, प्लस सड़कों पे सराय होने चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली सड़कें, बीच बीच में ऐसे ढाबे होने चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए उन सड़कों की, राइट, एंड कुएं वगैरह होने चाहिए, तो पानी का इंतजाम होना चाहिए। एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स उन्होंने उठाए और इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने ग्रो किया, राइट। यहीं पे हम समझें, आगे जाके उन्होंने इंदौर का पैलेस छोड़ दिया। इनफैक्ट यहीं पे एक और बात मैं आपको बताऊं कि अहिल्याबाई जो है, जो राज्य का जो पैसा है, उस पैसे से अपना पर्सनल खर्चा नहीं चलाती हैं। उनके अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, होलकर्स की प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से जो पैसा आता है उससे उनका पर्सनल एक्सपेंस चलेगा, बट वो भी पैसा बहुत ज्यादा है। वो पैसा उस समय कहा जाता है कि 16 करोड़ के आसपास है, और उन्होंने इस पूरे पैसे को दान करने में, चैरिटी में, मंदिरों के कंस्ट्रक्शन में, इन सब में इस्तेमाल किया है। तो ऐसा भी नहीं कि वो पैसा उन्होंने अपने लिए रखा है, उस पैसे को भी उन्होंने पब्लिक सर्विस में लगाया है, लोगों की सेवा में लगाया है। तो खैर, तो उन्होंने इंदौर का पैलेस छोड़ दिया एंड शी मूव्ड टू, यू कैन से, अ स्मॉलर प्लेस जो है महेश्वर। महेश्वर की ग्रोथ अब यहां से शुरू हो। महेश्वर बिकेम अ न्यू कल्चरल कैपिटल। अब वहां पे लिटरेचर ग्रो होने लगा, वहां पे म्यूजिक ग्रो होने लगी, आर्ट ग्रो होने लग गया, वहां पे जो है इंडस्ट्री को सपोर्ट करने लग गई, और जिसमें सबसे फेमस एग्जांपल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आज जो हम महेश्वरी साड़ियां देखते हैं, राइट, महेश्वरी साड़ियां इसी रेन का बाय प्रोडक्ट है ना। आज ये महेश्वरी साड़ियां फेमस हैं। तो इस तरीके से वो इंदौर का किला छोड़कर जो है महेश्वर आ गई, एंड दिस इज महेश्वर का किला, अहिल्याबाई जी का किला है। देन इसके बाद थोड़े से और कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, स्पेशली कल्चरल साइड, तो पैन इंडिया, नॉट ओनली मालवा, पैन इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम हिमालयस टू रामेश्वरम, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो टूट गए थे या उन्हें रिपेयर की जरूरत थी, रिस्टोरेशन की जरूरत थी, और उसमें उन्होंने पूरा कंट्रीब्यूट किया है। फेमस एग्जांपल्स अगर हम देखें तो बद्रीनाथ का मंदिर, रामेश्वरम का मंदिर, पुरी का मंदिर, गया, ओमकारेश्वर, द्वारका, इन सारे मंदिरों को उन्होंने रिस्टोर करा। और सबसे बड़ा एग्जांपल है काशी विश्वनाथ का मंदिर, जो उन्होंने रिस्टोर किया 1780 में। ये पहले औरंगजेब ने अपने राज्य में डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, विश्वनाथ का मंदिर है, ये विष्णुपद टेंपल है गया का, राइट। प्लस देन जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कुएं खुदवाए, टैंक्स, एग्रीकल्चरल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उठाए उन्होंने, राइट, इंस बनवाए, ढाबे बनवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए, राइट, फेस्टिवल्स, लोगों के रिक्रिएशन वगैरह के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और बढ़ाने के लिए फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करवाती थी वो, घाट्स वगैरह बनवाए, राइट। प्लस जो है, जैसा कि हम देखें, अगर फेमस उन्होंने किसी को पैटर्नाइज किया है तो मराठी पोएट है मोरोपंत, प्लस संस्कृत स्कॉलर है खुशहाली राम, राइट, उनको उन्होंने पैटर्नाइज भी किया है। दिस इज अहिल्या घाट, वाराणसी। हाँ, दूसरा महेश्वर टेम्पल उनका जो है एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है महेश्वर में, महेश्वर का मंदिर। फाइनली 1795 में अहिल्याबाई जी का जो रेन है, ये उनकी डेथ के साथ अनफॉर्चुनेटली खत्म हो जाता है। 70 साल की उम्र में उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। एंड दिस होल, यू कैन से, गोल्डन एरा जो है यहाँ पे हमें जाते हुए देखता है। 1797 में जो है, अच्छा बाय द वे, उनको सक्सीड करते हैं तुकोराम जी, एंड 1797 में तुकोराम जी खुशीराव के लिए ट्रेन छोड़ देते हैं। So this is the whole story of अहिल्याबाई होलकर जी। तो 1996 में फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करती है एंड देन इशू करती है एक कमेमोरेटिव स्टैम्प, राइट। प्लस देयर इज आल्सो अ प्रेस्टिजियस अवार्ड इन हर नेम।
साथ ही साथ इंदौर का जो एयरपोर्ट है और इंदौर की जो यूनिवर्सिटी है दोनों ही उनके नाम पे। यहाँ पे एक और व्यू लेते हैं, हालांकि ऐसे बहुत सारे व्यूज हैं, बट यहाँ पे एक और व्यू लेते हैं जोआना बैली जी का, हु इज एन इंग्लिश पोएट, राइट। एंड यहाँ पे वो कहती हैं कि फॉर 30 years her reign of peace the land in blessing did increase and she was blessed by every tongue, by stern and gentle, old and young. Yeah, even the children at their mother's feet are taught such homely rhyming to repeat. In latter days from Brahma came to rule over land a noble dame. Kind was her heart and bright her fame, and Ahilya was her honored name. तो इसी के साथ जो है हम यहाँ पे विदा लेते हैं, एंड दिस वाज अ ट्रिब्यूट टू अहिल्या बाई होलकर। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे।